पति पत्नी के रिश्ते को तमाम लोग अलग अलग नज़रों से देखते हैं। कोई इसे संसार का सबसे पवित्र और भरोसेमंद रिश्ता मानता है, तो कोई इसे विश्वास की मजबूत डोर मानता है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। लेकिन कभी कभी यही रिश्ते गलत फहमियों और अवैध संबंधों के कारण टूट जाते हैं। ऐसी ही एक घटना चित्रकूट जिले से सामने आई, जिसने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते और विश्वास पर सवाल उठाए। एक महिला जो अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी, उसने उसे मौत के घाट उतारने का भी पुख्ता प्लान बना लिया। हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने न सिर्फ उस महिला को उसके पति की हत्या का लाइव वीडियो भेजा, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर उस महिला को अपने पति से इतनी नफरत क्यों हो गई थी। चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब सुनैना अपने पति रामकृष्ण से परेशान हो गई, तो एक दिन उसने प्रेमी विनोद से दिल की बात साफ शब्दों में कह दी। विनोद, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो रामकृष्ण को खत्म करना होगा, वरना इस बेकार की मोहब्बत की नौटंकी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने रास्ते को खुद चुन लूंगी, जो होगा देख लूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे वह किसी निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सुनैना की बात सुनते ही विनोद की हालत खराब हो गई। उसका मन उलझन और घबराहट से भर गया था। वह जानता था कि अगर वह रामकृष्ण को रास्ते से हटाए बिना सुनैना के साथ अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो उसे एक बहुत खतरनाक कदम उठाना होगा। कई दिनों तक वह इसी सोच में डूबा रहा, हर वक्त अपने दिमाग में रामकृष्ण को खत्म करने के तरीकों पर विचार करता रहा। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि हर अपराध की उम्र बहुत कम होती है और उसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती थी कि उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़े। फिर भी उसकी सोच में कोई रुकावट नहीं थी। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि वह किसी भी कीमत पर सुनैना को अपने पास पाना चाहता था। उसे इस बात का भी इल्म था कि यह सब कुछ सिर्फ एक पल का लालच था, लेकिन उस लालच ने उसकी सोच को इतना अंधा कर दिया था कि वह किसी भी सीमा तक जाने को तैयार था। सुनैना के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़े। विनोद ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि किसी और को इस अपराध में शामिल करना उसकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। पैसा खर्च होगा और ऊपर से पकड़े जाने का डर। इस सब से बचने के लिए उसने फैसला किया कि वह खुद ही बिना किसी की मदद के रामकृष्ण को खत्म करेगा। वह जानता था कि रामकृष्ण उससे बहुत चिढ़ता था, फिर भी उसे अक्सर सामने देखता और आते जाते बात कर ही लेता था। विनोद के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई थी कि रामकृष्ण की शराब पीने की आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कमजोरी उसका फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता था। विनोद ने तय किया कि वह उस कमजोरी का इस्तेमाल करेगा, और एक दिन जब रामकृष्ण नशे में धुत होगा, तब वह उसे अपने प्लान के मुताबिक खत्म कर देगा। विनोद के मन में पक्का था कि अब उसे अपना प्लान जल्द से जल्द अंजाम देना है, लेकिन पहले उसे सुनैना को यकीन दिलाना था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन मौका पाकर वह सुनैना से मिला और उसके सामने अपनी योजना का खुलासा किया। विनोद ने आत्मविश्वास से कहा, सुनैना तुम चिंतित मत हो, मैं जल्दी ही उस कांटे को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन सुनैना उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम जो भी कह रहे हो मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कि मुझे रामकृष्ण की मौत का लाइव वीडियो ना दिखाओ। और याद रखना, इस हत्या की खबर किसी को भी कानों कान नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं किसी भी मुसीबत में ना फंस जाऊं। सुनैना की बातों ने विनोद को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे सुनैना को मनाना है तो उसे हर बात में यकीन दिलाना होगा। सुनैना की शर्तें सुनने के बाद विनोद ने अपना पूरा प्लान उसे विस्तार से बताया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। विनोद ने कहा, 1 जनवरी 2025 यानी नए साल का पहला दिन रामकृष्ण के लिए आखिरी दिन होगा। जब दुनिया नए साल के जश्न में डूबेगी, हम अपनी तरह से खुशियां मनाएंगे, लेकिन यह खुशी सिर्फ हम दोनों के लिए होगी। उसने फिर विस्तार से बताया कि कैसे उसने पहले ही अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था। वह भली भांति जानता था कि रामकृष्ण शराब पीने का आदी था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी लत को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने की उसकी योजना थी,
जिसमें फंसकर रामकृष्ण खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिख देगा। नए साल की रात को जब रामकृष्ण नशे में डूबा होगा, वह उसे अंजाम देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। विनोद का आत्मविश्वास साफ था, लेकिन वह जानता था कि यह कदम उठाने से पहले उसे पूरी तरह से सावधान रहना होगा, ताकि कोई सुराग ना छोड़ा जाए। उसका मन सिर्फ एक ही बात पर था, सुनैना को विश्वास दिलाना और फिर उसका प्लान सफलतापूर्वक अंजाम देना। योजनानुसार 1 जनवरी 2025 की शाम को विनोद यादव ने रामकृष्ण को फोन किया और नए साल की पार्टी करने का बहाना बनाकर उसे भरतकूप पतौड़ा के पास बुलाया। विनोद की आवाज में एक खास तरह की मिठास और दोस्ती का एहसास था, जिसे सुनकर रामकृष्ण ने सारी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया। फोन की बातचीत के बाद रामकृष्ण ने अपनी पत्नी सुनैना और पिता राम रतन से कहा, मैं अतर्रा बाजार जा रहा हूँ जैकेट खरीदने के लिए, जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। रामकृष्ण घर से निकलकर सीधा विनोद के पास पहुंचा। विनोद ने अपनी योजना के तहत सारी तैयारियां पहले से कर रखी थीं। वह शराब और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आया था। दोनों ने भरतकूप के पतौड़ा रेल पटरी के किनारे बैठकर शराब पीना शुरू किया। विनोद ने जानबूझकर खुद कम शराब पी थी, लेकिन रामकृष्ण को ज्यादा शराब पिलाई। शराब का असर जल्दी ही रामकृष्ण पर हुआ और वह नशे में झूमने लगा। विनोद ने उसकी इस हालत का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही रामकृष्ण पूरी तरह से नशे में धुत हो गया, विनोद ने अपने मोबाइल से सुनैना को वीडियो कॉल किया और उसकी हालत उसे दिखाते हुए कहा, देखो जैसा तुम चाहती थी वैसा हो रहा है। विनोद ने रामकृष्ण की हालत प्रेमिका सुनैना को दिखाते हुए एक भारी पत्थर उठाया। उस समय रामकृष्ण नशे में बेसुध होकर नीचे गर्दन झुकाए बैठा था और उसे इस खतरे का थोड़ी सा भी एहसास नहीं था। जैसे ही उसे यह मौका मिला, विनोद ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे से रामकृष्ण के सिर पर पूरी ताकत से पत्थर से वार किया। सिर पर पत्थर का जोरदार वार होते ही रामकृष्ण का सिर फट गया और वह नीचे गिर पड़ा। कुछ ही पल में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी मौत ने सब कुछ खामोश कर दिया। विनोद ने पूरी घटना को पूरी तरह से नियोजित तरीके से अंजाम दिया था और इस खौफनाक पल को सुनैना भी ऑनलाइन देख रही थी। रामकृष्ण की मौत के बाद विनोद ने बिना समय गवाए उसे अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाया। उसने रामकृष्ण के शव को खींचकर लगभग 40 मीटर दूर बिछी रेल लाइन पर रख दिया, ताकि उसे ट्रेन के आने से पहले सही स्थान पर रखा जा सके। अब उसका अगला कदम था ट्रेन के आने का इंतजार करना। वह छिप कर बैठ गया और जैसे ही ट्रेन के आने का एहसास हुआ, उसने फिर से अपनी प्रेमिका सुनैना को वीडियो कॉल किया, ताकि वह उसकी योजना का आखिरी तमाशा देख सके। कुछ ही पलों में ट्रेन गुजरी और रामकृष्ण का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। यह विनोद का आखिरी कदम था, जिससे वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि उसकी योजना अब सफल हो चुकी थी। हत्या करने के बाद विनोद बिना किसी जल्दी के अपने घर वापस लौट आया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी फैमिली के लोग उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। उसे यह एहसास हुआ कि उसे अब खुद को बचाने के लिए किसी भी झंझट से बचना होगा, क्योंकि उसकी कार्रवाई अब पूरी तरह से चोरी छिपे नहीं रह सकती थी। 1 जनवरी 2025 की देर रात रेलवे विभाग ने चित्रकूट के थाना भरतकूप को फोन कर सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। यह सूचना पाते ही भरतकूप थाने के एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का निर्णय लिया। जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि पतौड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश 2 हिस्सों में कटी हुई पड़ी थी। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति ट्रेन से कटकर मरा होगा। शव की हालत और उसके बिखरे हुए अंगों को देखकर यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि यह एक रेल दुर्घटना हो सकती है। हालांकि पुलिस ने शव को नजदीकी अस्पताल भेज दिया और साथ ही मामले की जांच शुरू की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह एक दुर्घटना थी या फिर किसी और कारण से हुई मौत। मामला उलझने लगा क्योंकि कुछ पहलुओं में संदिग्धता नजर आ रही थी। जैसे ही पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की जांच की तो उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास खून के धब्बे पाए। इसके साथ ही शराब की कुछ बोतलें भी वहां पाई गईं, जो इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह कोई सामान्य रेल दुर्घटना नहीं थी। इन साक्ष्यों ने साफ कर दिया कि युवक की हत्या करने के बाद उसे खुद को खत्म करने का रूप देने के लिए उसकी लाश को रेलवे पटरी पर डाला गया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी पर एएसपी चित्रकूट चक्रपाणी त्रिपाठी, सीओ सिटी राजकमल और एसओजी सर्विलांस प्रभारी एमपी त्रिपाठी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाए और जांच के आधार पर मृतक की शिनाख्त किया। मृतक की पहचान बांदा जिले के बिसंडा के रहने वाले रामकृष्ण के रूप में हुई थी। इस नई जानकारी ने मामले को और जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह हत्या थी
और इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच करने के लिए तैयार हो गई थी। पुलिस ने रामकृष्ण के परिवार वालों को उसकी हत्या की सूचना दी, जिससे उनकी हालत खस्ताहाल हो गई। सूचना मिलने पर रामकृष्ण के परिवार वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरा शोक था, लेकिन विशेष रूप से रामकृष्ण की पत्नी सुनैना का बुरा हाल था। अपने पति की मौत की खबर सुनते ही वह बिलखते हुए मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से डेड बॉडी को सील कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू की और मृतक की पत्नी सुनैना और उसके ससुर राम रतन से पूछताछ किया। सुनैना और राम रतन से सवाल किए गए, लेकिन दोनों के बयान में कुछ असमानताएं थीं, जो पुलिस को संदिग्ध बना रही थीं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे हर पहलू की गहरी जांच शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि मृतक रामकृष्ण नए साल की खुशी में बाजार से जैकेट खरीदने निकला था, लेकिन वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी सुनैना ने पुलिस को बताया कि रामकृष्ण घर से निकलने से पहले उसे कुछ भी बताकर नहीं गया था और वह खुद भी परेशान थी कि वह घर नहीं लौटा। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब रामकृष्ण के पिता राम रतन ने दबी जुबान में पुलिस को जानकारी दी कि उसके अनुसार रामकृष्ण की हत्या उसकी पत्नी सुनैना और उसके प्रेमी विनोद यादव ने मिलकर की होगी। राम रतन ने बताया कि वह लंबे समय से यह देख रहा था कि सुनैना और विनोद के बीच एक प्रेम प्रसंग चल रहा था और इससे उनकी शादी में काफी तनाव था। इस तनाव के कारण सुनैना और रामकृष्ण के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। राम रतन ने यह भी बताया कि वह हमेशा सुनैना और विनोद के बीच की नजदीकी को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसने कभी खुलकर यह बात नहीं किया। अब जब यह घटना हुई तो उसे यकीन था कि इस हत्या के पीछे सुनैना और विनोद का हाथ हो सकता है। राम रतन की इस जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच में तेजी लाते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू किया। जब उन्होंने 31 दिसंबर 2024 की शाम की फुटेज देखी तो उसमें विनोद अपनी बाइक पर जाते हुए दिखाई दिया। यह फुटेज पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ, क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि विनोद घटनास्थल के करीब था और समय भी मेल खा रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने विनोद को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। उसके साथ साथ पुलिस ने उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि वह उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, संदेश और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर सके जो इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकते थे। पुलिस ने विनोद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 की रात को कई बार सुनैना के नंबर पर वीडियो कॉल्स की गई थीं। यह एक अहम सबूत था जो यह साबित कर रहा था कि विनोद और सुनैना के बीच की बातचीत और घटना से जुड़े उनके इरादे मिल रहे थे। यह जानकारी पुलिस के लिए रामकृष्ण की हत्या में शामिल दोनों संदिग्धों का पर्दाफाश करने का बड़ा प्रमाण बन गई। अब इस सबूत के साथ पुलिस ने सुनैना का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपनी हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ किया। इस दबाव में आकर सुनैना और विनोद यादव ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। रामकृष्ण की हत्या के पीछे की हकीकत इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना बिसंडा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है चौसड़। इसी गांव के निवासी थे राम रतन, जिनका जड़ी बूटियों का व्यापार पीढ़ियों से चलता आ रहा था। राम रतन का जीवन इन जड़ी बूटियों के संग बसा हुआ था और उन्होंने इसे अपने बेटे रामकृष्ण को भी सिखाया। रामकृष्ण बचपन से ही अपने पिता के साथ दुकान पर आया जाया करता था और यही संस्कार उसे विरासत में मिले थे। समय के साथ रामकृष्ण ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और अपने पिता के काम को संभाल लिया। एक समय ऐसा आया जब रामकृष्ण ने अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए इस कारोबार को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया और जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। कई साल पहले रामकृष्ण की शादी चित्रकूट जिले की रहने वाली सुनैना से हुई थी। हालांकि सुनैना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। शादी से पहले उसने कई बड़े सपने देखे थे, जिन्हें वह शादी के बाद पूरा करना चाहती थी। सुनैना का सपना था कि वह भी किसी बड़े शहर में अपनी पहचान बनाए, जहां उसे अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिले। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। रामकृष्ण अपने नए जीवन के साथ पूरी तरह से खुश था। सुनैना जो पहले सज धज कर रहती थी, अब धीरे धीरे गांव के वातावरण में घुलने मिलने लगी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी उम्मीदें और आकांक्षाएं दब कर रह गई हैं। वह एक शहरी वातावरण में पली बढ़ी थी, जहां उसे हर चीज में स्वतंत्रता और विकास की उम्मीद थी।
लेकिन रामकृष्ण के साथ गांव की साधारण जिंदगी में आकर वह खुद को कुछ हद तक सीमित महसूस करने लगी थी। उसकी यह महसूस की हुई खामोशी अब धीरे धीरे उसके भीतर उबाल बनने लगी थी, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं जैसे बंद कर रह गई थीं। समय के साथ सुनैना ने 3 बच्चों, 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। हालांकि रामकृष्ण ने अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन सुनैना के दिल में अपने पति के लिए कोई खास स्थान नहीं था। उसके मन में अब भी वही असंतोष और इच्छाएं थीं, जो पहले थीं। बच्चों के बड़े होते ही दोनों बेटे काम के लिए दूसरे राज्यों में चले गए और घर पर सिर्फ उसकी बेटी रह गई, जो सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ जाती थी। अब रामकृष्ण अपने पिता राम रतन के साथ जड़ी बूटियों का कारोबार करने घर से बाहर चला जाता था। घर में अकेला रहने का समय सुनैना के लिए और भी मुश्किल हो गया था। वह पहले ही महसूस कर रही थी कि उसकी आकांक्षाओं का पूरा होना दूर की बात है, और अब घर पर अकेले रहकर उसे यह स्थिति और भी भारी लगने लगी थी। यह अकेलापन और निराशा उसे अंदर ही अंदर बहुत सता रहे थे। वह हर रोज कुछ नया सोचने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की दिशा अब तक उलझी हुई थी। उसी दौरान एक दिन सुनैना की नज़र विनोद यादव पर पड़ी। विनोद यादव, जो जिला बांदा के थाना बदौसा के गांव उदयपुर नकटा हड़हा माफी का निवासी था, रामकृष्ण के घर के पास ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ आता जाता था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जब वह बात करता तो सामने वाला व्यक्ति खुद को उसकी बातों में खोता हुआ पाता। विनोद का आकर्षण और उसकी बातों का तरीका कुछ ऐसा था कि लोग उसकी मीठी मीठी बातों से प्रभावित हो जाते थे। सुनैना ने धीरे धीरे विनोद से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह जल्द ही अपने घर के कामकाज निपटाकर पड़ोस में बैठने चली जाती थी, जहां विनोद अक्सर आकर उससे बातें करता था। उसकी उपस्थिति और बातें सुनकर सुनैना के मन में हलचल पैदा होने लगी थी। उसके मन में जो खालीपन और असंतोष था, वह धीरे धीरे विनोद की बातों में सुकून और ताजगी की तलाश करने लगा था। उसकी मीठी बातें, जिससे वह हमेशा दिल को छूने की कोशिश करता, सुनैना को एक अलग ही दुनिया में ले जाने लगी। देखते ही देखते सुनैना का दिल विनोद को पाने के लिए बेचैन होने लगा। वह हर मौके पर विनोद से मिलने की कोशिश करती। जब भी वह अपनी रिश्तेदारी में आता था, विनोद भी सुनैना से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहता, क्योंकि उसकी बातों में कुछ ऐसा आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींचता था। सुनैना अपनी खूबसूरती और चंचल स्वभाव के कारण हमेशा ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। हालांकि विनोद को यह पता था कि सुनैना 3 बच्चों की मां है, फिर भी वह उसकी बातों से इतने प्रभावित हुआ कि वह धीरे धीरे उसे चाहने लगा। उसकी मीठी बातें और सौम्य व्यवहार ने विनोद का दिल जीत लिया था। सुनैना का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। वह जानती थी कि विनोद की भावनाएं उसके लिए बदल रही हैं। अब वह किसी भी तरह से विनोद को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। विनोद, जो पहले कुछ संकोच महसूस कर रहा था, अब खुद ही उसकी चाहत में दीवाना हो चुका था। विनोद ने मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए सुनैना के पति रामकृष्ण से भी दोस्ती गांठ ली थी। रामकृष्ण के साथ अच्छे संबंध होने के बाद विनोद बिना किसी रोक टोक के उनके घर आने जाने लगा। वह अब रामकृष्ण को भैया और सुनैना को भाभी कहने लगा था, जिससे दोनों के बीच एक घरेलू सा रिश्ता बन गया। इस बीच विनोद और सुनैना के बीच धीरे धीरे एक गहरा प्यार पनपने लगा। सुनैना, जो अपने टूटे सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अब विनोद के साथ अपने भविष्य को नई दिशा देने की सोचने लगी थी। वह चाहती थी कि विनोद के साथ अपनी बाकी जिंदगी को प्यार और शादी के मोतियों में पिरोकर जिए। विनोद का प्यार उसके लिए एक नया रास्ता था, जिस पर चलकर वह अपने सभी अधूरे ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। सुनैना अब यह मान चुकी थी कि विनोद के साथ उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है, और वह इस रिश्ते को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। एक दिन सुनैना बहुत ही परेशान और उदास नजर आ रही थी। उसकी परेशानी का कारण था उसका प्रेमी विनोद यादव। उसने कई बार विनोद से अपने दिल की बात की थी, और इस बार भी वह उससे बिना रुके और बिना किसी डर के कहने लगी, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तुम्हारी याद में मेरी सारी रातें किस तरह से कटती हैं, मैं ही जानती हूँ। सुनैना का पति रामकृष्ण दिन भर जड़ी बूटी बेचकर दूसरों के दुख दूर करता था, लेकिन अपनी बीवी की स्थिति पर उसकी कोई चिंता नहीं थी। वह हर रोज थक हार कर काम से लौटता और सो जाता था, जैसे उसके जिंदगी में बस यही रूटीन है। ऐसे में सुनैना का दिल अकेलेपन से भर गया था, और वह किसी ऐसे सहारे की तलाश कर रही थी जो उसे समझ सके। तभी विनोद यादव ने उसे समझाया, भाभी, आपका दुख दर्द समझने वाला मैं हूँ, तो फिर आप चिंता क्यों करती हो। सुनैना का दिल तो पहले ही विनोद की बातों में बसा हुआ था।
वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों किसी तरह से यहाँ से भागकर शादी कर लें। उसके बाद हम दोनों अपनी अलग ही दुनिया बसाएंगे। विनोद, जो अब खुद को सुनैना के प्रति एक गहरी चाहत महसूस कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन भाभी, तुम जरा सोचो कि तुम शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ हो। अगर हम दोनों घर से भाग भी जाएं, तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। मेरा क्या है, मेरे तो ना कोई आगे और ना पीछे। सुनैना, जो अपने सपनों और चाहतों में पूरी तरह खो चुकी थी, दृढ़ स्वर में बोली, विनोद, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाएं बच्चे और पति, मुझे तो केवल तुम्हारा ही साथ चाहिए। विनोद ने कई बार सुनैना को समझाया, उसे उसके फैसले के खतरों और परिणामों के बारे में बताया, लेकिन सुनैना अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। वह अब किसी भी हालत में विनोद से दूर नहीं रहना चाहती थी और अपने टूटे सपनों को साकार करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार थी। सुनैना का यह आत्मविश्वास और प्रेम धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। विनोद और सुनैना के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। जब भगवान दीन यादव को अपने बेटे विनोद की करतूतों का पता चला, तो वह बहुत ही दुखी हो गए थे। एक अच्छे बाप की तरह उन्होंने विनोद को पास बैठाकर समझाने की कोशिश किया। भगवान दीन ने उसे जीवन के अनुभवों से यह सिखाने की कोशिश किया कि किसी भी गलत कदम से परिवार की इज्जत पर दाग लग सकता है, और वह चाहते थे कि विनोद अपनी जिम्मेदारी समझे। विनोद ने अपने पापा से वचन भी लिया था कि वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनके परिवार की इज्जत पर कोई सवाल उठे। वह अपने पापा के सामने बहुत भावुक हुआ था और यह वादा किया था कि वह हर हाल में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सुनैना की जिद उसके दिल में गहरे उतरी, विनोद उन सभी वचनों को भूल गया। सुनैना अपने पति रामकृष्ण से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वह हर रोज शराब पीकर घर लौटता और खाना खाने के बाद सो जाता था। उसकी यह आलसी दिनचर्या सुनैना को सख्त खलने लगी थी। रामकृष्ण के साथ रिश्ते की सुस्ती के बीच सुनैना की नजरें कहीं और थीं। महीनों पहले विनोद के साथ उसके नाजायज रिश्ते ने उसकी दुनिया ही पलट दी थी। सुनैना को यह एहसास हुआ कि रामकृष्ण और विनोद के बीच जमीन आसमान का अंतर था। विनोद की चाहत ने सुनैना को पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया था और वह हर चीज को त्यागने को तैयार थी, बस विनोद के पास रहने के लिए। विनोद, जिसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, अब सुनैना की मोहब्बत में डूब चुका था। वह उसकी मानसिक दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि उसे दिन रात सिर्फ सुनैना का ही ख्याल आता था। उसकी आंखों में अब बस सुनैना थी। उसके प्यार और आकर्षण की दुनिया अब पूरी तरह से सुनैना के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन यह रहस्य ज्यादा दिन तक रामकृष्ण से छिपा नहीं रह सका। जैसे ही उसे अपनी पत्नी की कारगुजारी का पता चला, उसने अपनी तरफ से सख्ती दिखानी शुरू कर दिया। वह शराब के नशे में धुत होकर न केवल गालियां देने लगा, बल्कि उसे मारपीट भी करने लगा। उसने विनोद से दूरी बनाने की भी पूरी कोशिश की, जिससे उनका मिलना जुलना बंद हो गया। इससे भी बढ़कर सुनैना ने विनोद से मोबाइल पर संपर्क करना शुरू कर दिया था, जिससे पति पत्नी के बीच कई बार गहरा विवाद हुआ। सुनैना का अपने पति से मोहभंग हो चुका था और वह अब उसे पूरी तरह नफरत करने लगी थी। दिल में आक्रोश और नफरत का सैलाब लिए सुनैना ने विनोद से कई बार अपने पति रामकृष्ण को खत्म करने की बात किया। वह सोचती थी कि यदि रामकृष्ण रास्ते से हट जाए तो उसकी जिंदगी और विनोद के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन विनोद, जिसने पहले कभी किसी ऐसे कदम का विचार नहीं किया था, इस काम के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह दिल में उथल पुथल महसूस करता था, पर फिर भी उस पर ऐसा कोई बड़ा कदम उठाने का साहस नहीं था। जब एक दिन सुनैना ने पूरी तरह से हाथ धोकर विनोद के पीछे पड़ गई, तो उसे यह महसूस हुआ कि रामकृष्ण की हत्या ही उसका अंतिम समाधान हो सकती है। वह और विनोद दोनों ने मिलकर अपने रास्ते से रामकृष्ण को हटा देने का खतरनाक प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। रामकृष्ण की हत्या के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो विनोद यादव और सुनैना की निशानदेही पर कई अहम सबूत बरामद हुए। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल किया गया एक पत्थर और यूपी 90Y6453 नंबर की बाइक को बरामद किया, जो हत्या के समय अपराध स्थल पर मौजूद थी। मृतक रामकृष्ण के पिता राम रतन ने विनोद और उसकी प्रेमिका सुनैना के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 102(1) बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। विनोद यादव ने रामकृष्ण की हत्या को खुद को खत्म करने का रूप देने की कोशिश की थी, ताकि वह और सुनैना अपने रिश्ते को बिना किसी डर के खुलकर जी सकें, लेकिन वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका।
पूछताछ के दौरान जब सच सामने आया तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया और उनके खिलाफ हत्या के मामले में कार्यवाही शुरू हो गई। यह घटना गांव में एक सनसनी का कारण बन गई और लोगों को यह याद दिलाया कि कभी कभी बुरी नीयतें भी खतरनाक अंजामों का कारण बन सकती हैं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, अगर तलाक ले लेती तो आज जीवित होती अपने बच्चों के लिए, पर अफसोस ऐसे इंसान के साथ रहने की जिद। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, अब भी तो जेल में सड़ना होगा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मौमिता देवनाथ जी ने कमेंट किया है, सीरियसली द वाइफ वॉज सो ब्यूटिफुल, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, स्टिल मैन चीट्स। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, कभी पति पत्नी को मार देता है या पत्नी पति को मार देती है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिसमें धोखा ना हुआ हो। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और वो हर रिश्ते पर क्राइम की स्टोरी सुन ली। अगर जिंदगी में आपको कोई ऐसा मिले जो आपके लिए पूरी तरह से वफादार हो तो प्लीज उसे कभी खोना मत। हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू माई हस्बैंड फॉर मेकिंग माई लाइफ वेरी स्पेशल। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, शिवानी अपने परिवार का ख्याल रखती थी, उस मासूम की जान लेकर क्या मिला। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, प्यार में ऐसा ही धोखा होता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। खुशी खान जी ने कमेंट किया है, क्या ये स्टोरी मोना भी कहीं बैठ के सुन रही होगी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सारी फैमिली बर्बाद कर दी मूर्ख इंसान ने। सर जब विनाश होता है तो इंसान ऐसा ही करता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, विवेक सर हाउ आर यू। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, ऑसम स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, गैरी शाह जी, मोहम्मद उमर जी, लक्ष्मी रावत मैम, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ मैम, राहुल जयकर सर, रेखा सोकल जी, पिंकी जी, जहीर डॉन जी, श्याम बहादुर गुप्ता सर, समीर जी, रूही खान मैम, सीरत जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।